केमिस्ट्री बेसिक्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जो स्ट्रक्चरल फीचर्स चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल में, वो भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है, आज का जो टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूटिंग मतलब ये कहां पे कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? रेजोनेंस हाइब्रिड पे। रेजोनेंस हाइब्रिड पे, ओके। तो रेजोनेंस हाइब्रिड पे कंट्रीब्यूट करने का मतलब है रेजोनेंस हाइब्रिड का स्टेबिलिटी जो है उसमें कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग कंसीडर कर ले कि कोई भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जैसे कि C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सॉरी दैट मस्ट बी सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऐसा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो इसका हम लोग अगर 1 2 3 4 ऐसे करके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जो कि होगा, तो उन सभी स्ट्रक्चर्स में सभी के सभी इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ओके। अगर आप मान लो कि एक फैमिली में 5 भाई हैं, तो वो फैमिली इनकम में वो पांचों इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते। कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कोई कम कंट्रीब्यूट करता है, ओके। तो इसी तरह हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में भी हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। तो इन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो कौन कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा, कौन कंट्रीब्यूट कम करेगा, उसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो उसी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड containing structure will contribute more, ओके। जैसे कि हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल कंसीडर करें, तो यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन C, ये ऑक्सीजन, ये माइनस, ये प्लस, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 1 2 और 3, यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जहां पे इस स्ट्रक्चर में सिर्फ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ओके। तो इन दोनों में 2 और 3 में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन इस स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर 1 का सबसे ज्यादा होगा टू द रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। तो ये हुआ हमारा पहला रूल। हम लोग देखते हैं कि सेकंड रूल में क्या होता है कि अगर हमारे स्ट्रक्चर्स में मान लीजिए कि 1 2 3 यहाँ पे हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो दोनों में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम आ गया, ओके। फिर हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? एज फॉर एग्जाम्पल, इसका एक स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है? ये एक हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? यहाँ पे प्लस है, ये लोन पेयर यहाँ पे अगर आए तो फिर ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है, O माइनस O प्लस। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखिए कि स्ट्रक्चर 1, ये जो स्ट्रक्चर पहला वाला है 1, और स्ट्रक्चर 3 दोनों में ही 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ओके। 4
कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो अभी मैंने क्या बोला था पहले वाले रूल में कि जिसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसी को हम लोग ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। ओके, पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और जो थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों में ही 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अभी हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें? तो यही हमारा रूल 2 है कि अगर 2 या फिर 3 स्ट्रक्चर्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स बन गए कि जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, वहां पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा स्पीसीज चार्ज्ड है, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर चार्ज्ड है और कौन सा न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा। सो द न्यूट्रल स्ट्रक्चर will be more contributing than charged structure if they have same number of covalent bond, same number of कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो आई थिंक रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो हमारा रूल 3 क्या है? रूल 3 बोलता है कि अगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो हमारे चार्ज डेवलप होंगे, ओके, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक करके तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फॉर्म होंगे ये दोनों पास पास रहेंगे। ओके, जो जिस स्ट्रक्चर में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज रहेंगे वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा और जिसमें दूर रहेंगे वो कम कंट्रीब्यूटिंग होगा। एज फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये शो करने में इजी है और स्ट्रक्चर भी छोटा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा एक प्लस और एक माइनस बना है। अभी यहां से अगर लोन पेयर यहाँ पे डोनेट हो जाए तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये बन गया माइनस और यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे डोनेट हुआ है तो इसके लिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस बन गया। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, ये दोनों आसपास है। ओके, ये दोनों क्लोज टू ईच अदर है, पर यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से दूर है। तो जिस भी स्ट्रक्चर में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब रहेगा वो स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा देन जिस स्ट्रक्चर में चार्ज एक दूसरे से दूर है। ओके, तो ये हमारा गया थर्ड रूल। फोर्थ रूल, नंबर 4 इज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स क्या है? अगर तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जनरेट हुए तो वो तीनों सिमिलर होंगे। ओके, जैसे कि हम लोग अगर कार्बोनेट को कंसीडर करें, ओके, तो ये जहां पे ये डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव होगा। ओके, सो दिस इज CO3 2-। तो अभी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये कैसा होगा? एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, अभी पहले ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया था, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को रेजोनेंस करवाएंगे। तो ये यहाँ पे गया, ओके, तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 ये तीन जो स्ट्रक्चर हैं पूरी तरह से इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं। ओके,
क्योंकि ये सिमिलर है। अगर आप लोग स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देखोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और इक्विवेलेंट हम लोग कैसे वो सिमेट्री ऑपरेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं, पर उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे उस टॉपिक में। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो ये एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। तो अगर हम लोग नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को अगर कंसीडर करें तो वो कैसा दिखेगा? C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे सपोज नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हुआ? C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ये दो जो स्ट्रक्चर्स है ये दो इक्विवेलेंट नहीं है। हाँ, अभी ऐसा हो सकता है कि इसमें एक और स्ट्रक्चर ऐसा जनरेट करे जो कि इक्विवेलेंट हो, पर यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है। तो जितना ज्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमको मिलेगा उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 5 नंबर पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आए तो फिर वो स्टेबल है। ओके, और यहां पे हम लोग देखेंगे अनस्टेबल। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो स्टेबल और नेगेटिव चार्ज आए तो अनस्टेबल। तो अभी देखिए कि क्या हो रहा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे एटम्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आए, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कैन होल्ड द नेगेटिव चार्ज, ओके, कैन होल्ड द नेगेटिव चार्ज बट इट कैन नॉट होल्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो फिर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर कंट्रीब्यूटिंग होगा देन जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए उससे। ओके, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर पॉजिटिव चार्ज होल्ड करे तो फिर स्टेबल होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होल्ड करे तो लेस स्टेबल होगा। ओके, यहाँ पे मैंने अनस्टेबल लिखा है, ये अनस्टेबल नहीं, लेस स्टेबल कर देते हैं, लेस स्टेबल। ओके, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा। तो अभी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये एग्जांपल मैंने लिया है तो इसमें देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर कंट्रीब्यूटिंग होगा। ओके, तो अभी ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दिया, तो इसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा? O ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे प्लस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। तो ये बिल्कुल भी स्टेबल सिचुएशन नहीं है। ओके, क्योंकि ये अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर अनस्टेबल होगा तो फिर ये रेजोनेंस हाइब्रिड के स्टेबिलिटी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम लोगों का ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है ये मोर कंट्रीब्यूटिंग होगा और ये लेस कंट्रीब्यूटिंग होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कॉन्जुगेशन वर्सेस आइसोलेटेड बॉन्ड, आइसोलेटेड पाई बॉन्ड्स। ओके, तो रेजोनेंस मैंने जैसे कि पहले से ही शो किया है, आप लोगों ने देखा है कि रेजोनेंस कैसे हो सकता है। ये इसको भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये इथिलीन मैंने कंसीडर किया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये प्लस ये माइनस बना। ओके, तो इन दोनों को भी हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे क्योंकि ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स को शो करता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। तो ये एक आइसोलेटेड पाई सिस्टम है। अभी इसको अगर हम लोग किसी और पाई सिस्टम के साथ जोड़ दे
तो ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोर कंट्रीब्यूटिंग है आइसोलेटेड पाई सिस्टम के मुकाबले। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर करें तो फिर उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। तो जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो स्पीसीज उतना स्टेबल होगा, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी उतना ज्यादा होगा। तो जैसे कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स में उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते नहीं है, तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जहां पे फेवरेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बहुत होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करते हैं और वो स्पीसीज को स्टेबलाइज करते हैं। ओके, क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा ही एक स्पीसीज स्टेबलाइज होता है। तो रेजोनेंस और स्टेबिलिटी का रिलेशन हम लोग एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन का वो खत्म हुआ। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट में बताइए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो फिर वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए और आपका नॉलेज एनरिच होता रहे। ओके, तो अभी तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास पे। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टडी वेल।